नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे ब्रह्मांड की उत्पत्ति की कहानी। अब तक तो आप सभी ने अपने एनसीईआरटी किताबों में इस चैप्टर को देखा होगा, कई बार इसे समझने का भी प्रयास किया होगा, लेकिन इसे समझने में थोड़ी कठिनाई होती है। तो चिंता की कोई बात नहीं है, हम इस वीडियो के माध्यम से इस कहानी को इमेजिन करते हुए बड़े ही आसान भाषा में समझेंगे। तो चलिए इस चैप्टर को शुरू करते हुए देखते हैं। हमारे किताबों में ब्रह्मांड की उत्पत्ति के दो सिद्धांत प्रस्तुत किए जाते हैं, पहली आरंभिक सिद्धांत और दूसरी आधुनिक सिद्धांत। आरंभिक सिद्धांत में बहुत से भूगोलवेताओं ने अपने अपने मत प्रस्तुत किए हैं, बहुत सी कहानियां सुनाई है, लेकिन मुख्य रूप से ब्रह्मांड की उत्पत्ति का आधार निहारिका को माना जाता है। पर ये निहारिका भी हमें 2 दिन का आया छोरा नहीं है जो मिल गया, इसे भी पाने में एक लंबे इतिहास से गुजरना पड़ा। तो हम देखते हैं कि हमारे सर्वप्रथम जर्मन के भूगोलवेता इमैनुअल कांट ने 1755 में अपनी एक परिकल्पना प्रस्तुत की, जिसे वायव्य राशि परिकल्पना कहते हैं। इस परिकल्पना के माध्यम से उन्होंने समझाया कि ब्रह्मांड के आद्य पदार्थ गुरुत्वाकर्षण के कारण घूमते हुए गर्म गैस में बदल गए, जिससे ग्रहों का निर्माण हुआ। लेकिन यहाँ पे एक सवाल उठता है, हम तो पढ़ रहे ब्रह्मांड की उत्पत्ति की कहानी, पर यहाँ ग्रह कैसे आ गए? तो चिंता की कोई बात नहीं है, सफलता को पाने के लिए पहली सीढ़ी बनानी ही पड़ती है। यूँ समझ लो, आपकी ब्रह्मांड की उत्पत्ति की कहानी में ग्रहों को निर्माण की कहानी आपकी एक पहली सीढ़ी है। कांट की बात को सुधारते हुए लाप्लास ने 1796 में एक और परिकल्पना प्रस्तुत की। कांट की बातों में ग्रह का निर्माण बताया गया, जबकि हम ब्रह्मांड की उत्पत्ति पढ़ रहे हैं। तो हमारे दूसरे नित्यज्ञ आए कि वो 1796 में अपने एक निहारिका परिकल्पना दिया। हमने सर्वप्रथम ही आपको बताया था कि इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति का आधार निहारिका ही है। निहारिका में उन्होंने बताया कि इसमें धीमी गति से घूमते हुए गर्म बादल से ग्रह बने, तथा इन्होंने भी ग्रह की उत्पत्ति की ही कहानी बताई। ब्रह्मांड की उत्पत्ति अब भी पीछे है। चलिए, ये भी हमारी पूर्ण आधार नहीं है ब्रह्मांड की उत्पत्ति को समझने के लिए। इसके बाद 1900 ईस्वी में 2 और भूगोलवेता आते हैं, चैम्बरलेन और मोल्टन, जिन्होंने ये बताया कि कोई भी पदार्थ गर्म कैसे हो सकता है घूमते हुए। गर्म हो भी गया घूमते हुए तो वो सिकुड़ कैसे सकता है, क्योंकि अक्सर गर्म होते हैं तो वो चीजें फैलती है। हमने साइंस में पढ़ा है, ठंडी चीजें सिकुड़ती है, फिर गर्म गैस के बादल सिकुड़ कर ग्रह कैसे बन सकते हैं। उन्होंने अपनी एक दूसरी परिकल्पना दी, इसमें बताया कि सूर्य के पास से एक अन्य बहुत ही विशाल तारा गुजरा। उस तारे के गुजरने से गुरुत्वाकर्षण के कारण सूर्य के थोड़ी सी भाग तारे की ओर आकर्षित हो गई। उस थोड़े से जो भाग कटी थी उसका आकार था सिगार। सिगार का मतलब होता है बीच में मोटा और किनारे से पतला। उस सिगार के आकार का पिंड गुजरते हुए तारे से की ओर आकर्षित हुआ और सूर्य का कुछ भाग कटकर उससे अलग हो गया। यहाँ एक प्रश्न उठता है कि जब उस निकट से गुजरती तारा में इतनी ही गुरुत्वाकर्षण थी तो उसने पूरे सूर्य को क्यों नहीं निगल लिया, थोड़े से ही भाग को क्यों खींचा? तो यहाँ पे ये सोचने वाली बात है कि वो तारा सिर्फ गुजर रही थी, उसका उद्देश्य सूर्य और जाना नहीं था, बल्कि वो सूर्य के पास से गुजर रही थी। तो उसके गुरुत्वाकर्षण के कारण सूर्य का कुछ भाग सिगार के आकार का टूट गया और वह सूर्य के चारों ओर घूमने लगा, जिससे ग्रहों का निर्माण हुआ। तो अंततः उन्होंने जो परिकल्पना दी उससे साबित हुआ कि कोई भी पिंड घूमते हुए गर्म तो हो सकता है, लेकिन उस गर्म से सिकुड़कर ग्रह नहीं बन सकता। इन्होंने ग्रह की एक दूसरी परिभाषा दी, जो कि सूर्य से निकटतम तारे के गुरुत्वाकर्षण के कारण खिंचाव से जो सिगार के आकार का पिंड निकला हुआ उसके चारों ओर घूमने लगा सूर्य के, और उससे हमारे ग्रहों का निर्माण हुआ। पर बात यहाँ भी अधूरी रह जाती है, क्योंकि यहाँ भी हमें ब्रह्मांड की उत्पत्ति का कोई भी सुराग अब तक नहीं प्राप्त हुआ है। ब्रिटिश वैज्ञानिक सर जेम्स जीन्स जो चैम्बरलेन और मोल्टन की बातों को नकारते हुए 1919 में एक ज्वारीय परिकल्पना दी। इन्होंने बताया कि सूर्य के पास एक अन्य तारा है। जो चैम्बरलेन और मोल्टन ने बताया कि सूर्य के पास एक तारा गुजरा, थोड़े से चेंज करके उन्होंने बताया कि सूर्य के पास एक अन्य तारा है। पर आरंभिक सिद्धांत का अंत हमें ब्रिटिश वैज्ञानिक सर जेम्स जीन्स के परिकल्पना से ही मिलती है। अब हम आते हैं आधुनिक सिद्धांत में, क्योंकि आरंभिक सिद्धांत में अभी स्पष्ट नहीं हो चुके हैं कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। आधुनिक सिद्धांत में सर्वमान्य सिद्धांत जो है वह है बिग बैंग सिद्धांत। यह सिद्धांत जिसे पूरी दुनिया लोहा मानती है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति की सबसे बड़े रहस्य को बिग बैंग सिद्धांत उजागर करता है। इसे विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना भी कहते हैं। 1920 में एडविन हबल ने यह प्रमाण दिया कि आकाश गंगाओं के बीच की दूरी बढ़ रही है और ब्रह्मांड को निरंतर विस्तार हो रहा है। इसे इस तरह से समझे जैसे एक बलून फुलाते हैं। उस बलून को जब वो
फूला नहीं हो तो उस पर चारों ओर से एक फूल या बिंदु के आकार का कुछ भी बना देते हो, और जब आप उसे फुलाते हो तो वह बने हुए चित्र भी बड़ा होता है और साथ ही अन्य चित्रों से दूरी भी बढ़ाता है। इसी प्रकार बिग बैंग सिद्धांत है। इसमें एक बिंदु से निकली पूरे ब्रह्मांड धीरे धीरे बढ़ रहे हैं और अपने अनेक पिंडों से दूर भी जा रहे हैं। बिग बैंग की यह घटना आज से 13.8 अरब वर्ष पहले हुई थी। आधुनिक सिद्धांत में हमें बिग बैंग सिद्धांत ने पूर्ण रूप से इसे उजागर किया है। यह परिकल्पना को सर्वप्रथम जॉर्जस लेमैत्रे ने दिया था। यह आप जानकर चौंक जाएंगे कि यह परिकल्पना एडविन हबल ने नहीं दिया, बल्कि इस परिकल्पना का मेन सोर्स है वो हमारे जॉर्जस लेमैत्रे हैं, जो एडविन हबल तथा जॉर्ज गोमाओ ने इस सिद्धांत का विस्तार बताया, ना कि इन्होंने इस सिद्धांत को ही बताया। बिग बैंग के अनुसार संपूर्ण ब्रह्मांड एक अत्यंत छोटे बिंदु में समेटा था, जिसे सिंगुलैरिटी बोलते हैं। एकाकी बिंदु का आयतन अकल्पनीय रूप से सूक्ष्म था। जिस बिंदु से पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई वह बिंदु बिल्कुल सूक्ष्म था। और यहाँ यह भी सोचने वाली बात है कि जो ब्रह्मांड एक बिंदु से बना तो निश्चित ही वो बिंदु ब्रह्मांड का हिस्सा नहीं होगा, बल्कि वह ब्रह्मांड से अलग होगा और इसका घनत्व तथा तापमान अनंत है। एक बिंदु जिसमें संपूर्ण ब्रह्मांड समाया है, आज का सौर मंडल, यह पूरी पृथ्वी, पूरी दुनिया समाई है, वह बिंदु के घनत्व और तापमान की कल्पना आप कर भी नहीं सकते। तो चलिए इस प्रोसेस को समझते हैं जो बिग बैंग सिद्धांत ने उजागर किया है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। इस प्रोसेस को हम 2 मिनट में समझते हैं। महाविस्फोट के तुरंत बाद जब ये बिंदु विस्फोट हुई तो तुरंत 3 मिनट के बाद ब्रह्मांड का पहला परमाणु बना। वो परमाणु जिससे आज परमाणु बम, बहुत सी चीजें बना चुके हैं हम। पूरे ब्रह्मांड का पहला परमाणु बना था ये बिंदु के महाविस्फोट के बाद। दूसरी बार जब 3 लाख वर्ष के अंतराल में बिंदु के विस्फोट होने और 3 लाख वर्ष के अंतराल में इसका तापमान गिरकर 4500 केल्विन हो गया और एक प्रकाश का धुंध बन गया। जिस तरह से आप ठंडों में देखते हैं कोहरा होता है, उसके हटने में थोड़े टाइम लगते हैं, उसी प्रकार जब ये विस्फोट हुई थी तो 3 लाख वर्ष के अंतराल में भी यह धुंध नहीं हटा था। धुंध फिर भी वहां पे मौजूद थे। फिर हम देखते हैं कि तापमान जब धीरे धीरे कम होने लगी और यह ठोस पदार्थ बनना शुरू हो गया था। धुंध का हटना शुरू हुआ, पूरा ब्रह्मांड पारदर्शी हो गया और ठोस पदार्थ बनने शुरू हो गए थे, जिससे हमारे ब्रह्मांड बने, हमारे तारे बने, ग्रह बने, हमारा सूर्य बना। तो हमने ये अंत में देखा कि बिग बैंग सिद्धांत ये सर्वमान्य सिद्धांत है जिससे हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है और ये हमारे पूरे ब्रह्मांड के हर एक खगोलीय पिंड की उत्पत्ति की भी कहानी बताता है। तो चलिए थोड़े से और ज्ञान को एकत्रित करते हैं ब्रह्मांड के बारे में। आधुनिक विचारधारा के अनुसार ब्रह्मांड के 2 भाग है, वायुमंडल और अंतरिक्ष। ब्रह्मांड में लगभग 1 खरब आकाश गंगाएं मौजूद है, जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते, गिन भी नहीं सकते। प्रेक्षणीय ब्रह्मांड का विस्तार लगभग 20 अरब प्रकाश वर्ष है और इसका केंद्र नहीं है। ब्रह्मांड का कोई केंद्र नहीं है क्योंकि इसमें बहुत से पिंड है, बहुत से सौर मंडल है, बहुत से नक्षत्र हैं, तो इसका कोई केंद्र मौजूद नहीं है हमारे ब्रह्मांड का। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। अन्य नेक्स्ट टॉपिक को समझने के लिए आगे भी पढ़ते रहे आप, इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।